लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों को आरोपी माना गया और कहा गया कि टेंडर घोटाला जो है वो पूरा का पूरा लालू यादव की जानकारी में था, उनके परिवार को फायदा हुआ। यानी लालू को बचाने की कोशिश थी मनमोहन सरकार की। और मनमोहन सरकार किनके इशारे पर कैसे काम करती थी, कौन मैनेज करता था, वो सब जानते हैं। लालू ने जो चारा घोटाला हुआ था उसमें जो केस बना था, उसमें जो सजाएं हो रही थी, जो ट्रायल हो रहे थे, उससे कोई सबक नहीं लिया। जब ये दोबारा रेल मंत्री बने, इन्होंने फिर घोटाले किए और इस बार इन्होंने अपने परिवार को भी मुसीबतों में ढकेल दिया। अब ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में करोड़ों रुपए का एक बंगला लाखों रुपए में तेजस्वी ने कैसे खरीद लिया? ये सब केवल विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ ही छापे क्यों पड़ते हैं, उन्हीं के यहाँ पर ये कैश बरामदगी क्यों होती है, उन्हीं को गिरफ्तार क्यों किया जाता है? ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। ओंकार जी, मैंने कहा जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप लालू परिवार पर कोई नई बात नहीं है और कोई पहली बार नहीं है। बड़े वर्षों से इस तरह के आरोप हैं और इस तरह के आरोपों का सामना करने के बावजूद भी आरजेडी ने बिहार में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, चुनाव दर चुनाव, विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है। कितना फर्क पड़ेगा आज जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ? लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों को आरोपी माना गया और कहा गया कि टेंडर घोटाला जो है वो पूरा का पूरा लालू यादव की जानकारी में था, उनके परिवार को फायदा हुआ। बिहार की जनता पर क्या असर होगा इस खबर का? देखिए, बिहार की जनता पर जो उनके सपोर्टर हैं उन पर तो क्या ही असर होने वाला है। जैसा आप खुद कह चुके हैं कि चुनाव दर चुनाव उनका एक कमिटेड वोटर है जो इनके साथ रहा है, इनके परिवार के साथ रहा, इनकी पार्टी के साथ रहा है। तो उसमें लालू यादव पर या उनके कुनबे पर जो भी आरोप अतीत में लगते रहे हैं, और लालू यादव को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसों में सजाएं भी हो चुकी हैं, कुछ में वो जेल में रह करके भी आए हैं और अभी हेल्थ ग्राउंड पर बाहर हैं। मुझे लगता नहीं है कि जो उनका कमिटेड वोटर है उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है इन आरोपों से, बल्कि वो और उनके साथ यूनाइट ही होगा। क्योंकि अदालत में सुनवाई के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि अमित शाह पिछले दिनों जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि इनको चुनाव के लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से चल रहा है। अब ये बड़ा हास्यास्पद है इस तरह के बयान देना, क्योंकि पब्लिक भी समझ रही है कि भाई जहां तक इसका कैटरिंग वाला और ये होटल्स को लीज पर देना कोचर बंधुओं को, इसमें सीबीआई ने 2017 में केस दर्ज किया था। इसके बाद लालू यादव से और तेजस्वी से 10-10, 11-11 घंटे बातचीत की थी 10 दिन के अंतर पर। और सीबीआई का कोर्ट में कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। कोर्ट ने भी कहा है कि बिल्कुल हम मानते हैं कि पुख्ता सबूत हैं, और उसने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो हुआ है ये लालू यादव की जानकारी में हुआ है। यानी केस ये सॉलिड है। और जिस तरीके से चारा घोटाला हुआ था, और चारा घोटाला में भी सीबीआई ने केस कब दर्ज किया था? उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, ना उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आई के गुजराल के समय ये हुआ था। तो ये केस दर्ज हुआ। उसके बाद वो जो बड़ा चर्चित मामला राहुल गांधी का अध्यादेश वाला, ये 2004 और 2014 के बीच में जब लालू यादव फिर से मनमोहन सरकार में थे, उनको बचाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था, जिसके बारे में ये बहुप्रचारित है कि राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नई दिल्ली में उसको कहा था कि ये कूड़ेदान में फेंकने के लायक है। यानी लालू को बचाने की कोशिश थी मनमोहन सरकार की। और मनमोहन सरकार किनके इशारे पर कैसे काम करती थी, कौन मैनेज करता था, वो सब जानते हैं, मुझे बताने और दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि लालू ने जो चारा घोटाला हुआ था उसमें जो केस बना था, उसमें जो सजाएं हो रही थी, जो ट्रायल हो रहे थे, उससे कोई सबक नहीं लिया। जब ये दोबारा रेल मंत्री बने, इन्होंने फिर घोटाले किए और इस बार इन्होंने अपने परिवार को भी मुसीबतों में ढकेल दिया।
यानी राबड़ी देवी भी, तेजस्वी भी, हेमा भी, यानी अपनी बेटियों को भी, बेटे को भी, सबको इन्होंने लाभार्थी बना लिया। अब ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में करोड़ों रुपए का एक बंगला लाखों रुपए में तेजस्वी ने कैसे खरीद लिया? या जो 2 होटलों को लीज पर दिया गया कोचर बंधुओं को, उनकी जो पटना में जमीन थी करोड़ों की थी, 1,96,00,000 के आसपास की बताई जाती है, 3 एकड़ जमीन थी। भाई वो कैसे आप लोगों ने हड़प ली? पहले कोई एक फेक कंपनी तैयार की गई, एक शेल कंपनी तैयार की गई, उसने उसको टेक ओवर किया जमीन को, फिर उसको गिफ्ट कर दिया लालू परिवार को। ये गिफ्ट कर दिया या बहुत बहुत ही कौड़ियों के दाम जो है उसको लालू यादव को दे दिया। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत है, ये केस चलेगा। अब आते हैं इस बात पर कि भाई चुनाव के ठीक पहले लालू परिवार की मुसीबतें बेहिसाब बढ़ गई हैं। देखिए बात ऐसी है कि उनका जो कमिटेड वोटर है, जिसको ये MY कहते हैं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसको लेकर के हमें कोई डाउट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जाएंगे, या योगी आदित्यनाथ जाएंगे, या अमित शाह जाएंगे, या दूसरे इनके सहयोगी बड़े नेता या नीतीश बाबू ही प्रचार करेंगे, तो भाई इस केस का जिक्र ना करें, या लालू के जंगल राज का, या लूट खसूट का, या भ्रष्टाचार का, इन सब चीजों का जिक्र ना करें, ये हो ही नहीं सकता है। पर ओमकार जी, फर्क क्यों नहीं पड़ता बिहार की जनता को? मेरा प्रश्न ये है, आप जो कह रहे हैं ना कमिटेड वोटर, मैं समझ रहा हूं उस बात को। नया वोटर आपके साथ जुड़े ना जुड़े वो एक अलग बात है, आपकी इमेज बहुत साफ सुथरी है तो हो सकता है नया वोटर जुड़ेगा। लेकिन जो कमिटेड वोटर भी है वो कमिटेड क्यों है? जब आप एक के बाद एक देखते जा रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, और जो अदालत में साबित हुए हैं ऐसे घोटाले भी हैं, सिर्फ आरोप लग गए ऐसे वाले नहीं है। और लालू यादव ने ना सिर्फ खुद को फंसाया, जैसा कि आपने जिक्र किया, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी फंसा दिया। यानी कि अब जो आने वाली पीढ़ी है ये न जाने कितने वर्षों तक इस तरह के केसेस का सामना करती रहेगी, और इनको जो है इसी तरीके से दबाव में डाला जाता रहेगा चुनाव दर चुनाव। विशाल जी, बात ऐसी है कि जब 2013-14 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर फेस के तौर पर सामने आए थे और बीजेपी और NDA का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि 2-3 चीजों पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, अलगाववाद पर, जो इंसर्जेंसी है ये, और भ्रष्टाचार। अब आप जरा इंडी एयरलाइंस का पूरा कुनबा उठा करके देख लीजिए, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के और नीचे दक्षिण तक, और पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर के और पूरब झारखंड तक, सबको देख लीजिए आप, जितने इंडिया एयरलाइंस के घटक दल हैं, या तो वंशवादी चेहरे हैं या उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनके करीबी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मैं ममता बनर्जी को भी शामिल करता हूं, जिनके करीबी सहयोगी गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, और उनके यहाँ से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। उनके एक बड़े करीबी थे पार्थ चटर्जी, उनके यहाँ से तो करीब 53-54 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। अनुव्रत मंडल से लेकर के कई लोग दूसरे थे। तो ये सब एक्चुअल में इन पर इसी तरह के गंभीर आरोप हैं। ये एक और आरोप लगाते हैं कि साहब केवल विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ ही छापे क्यों पड़ते हैं, उन्हीं के यहाँ पर ये कैश बरामदगी क्यों होती है, उन्हीं को गिरफ्तार क्यों किया जाता है, मोदी जी उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो अपना ये कहना रहता है हमेशा कि भाई आपके पास अगर बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए जो घटक दल हैं उनके नेताओं की अवैध और अकूत संपत्तियों के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी है तो आपको देनी चाहिए। CBI को दे दो, ED को दे दो, वो भी सहयोग ना करें तो अदालतों में चले जाओ, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। तो ये जो आपका मूल प्रश्न था कि साहब ये MY पर फर्क क्यों नहीं पड़ता है, तो उसी में जवाब छुपा हुआ है। देखिए यादव जो हैं वो बिहार में लालू परिवार के अलावा और किसी तरफ देखता नहीं है आम तौर पर।
2-4% की तो कोई कसम नहीं खाता, लालू भी नहीं खा सकते। उनमें भी कुछ नाराजगियां होंगी और वो भी फिर लालू के खिलाफ वोट करते होंगे। किसको वोट देते होंगे ये जो भी सामने है, नीतीश बाबू है या बीजेपी है, जो भी उनके खिलाफ लड़ रहा है। और जहां तक मुस्लिम वोटर्स का सवाल है, तो वो तो पूरी तरीके से ठुक करके उनके साथ है, उनके और कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जबकि नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये प्रेशर किसका है? ये प्रेशर उसी मुस्लिम समुदाय का है जो आरजेडी को के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है। तो इसलिए वो कमिटेड हैं। वो उसको, मैं यादवों की बात तो नहीं करता कि 100% वो लालू जी को ही वोट करेंगे और बीजेपी को नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिमों के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो उसी को वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जनता दल यू को कहीं कहीं किन्हीं पॉकेट्स में वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको लगता है तेजस्वी का जो जलवा पिछली बार हमने देखा था, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रैलियां, जनसभाएं, छोटी छोटी जनसभाएं की, बहुत बड़ी संख्या में की और बहुत दम लगाया, बहुत जीत के वो करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वो बात बन नहीं पाती है। आपको लगता है तेजस्वी का जो आकर्षण युवाओं में था वो बरकरार है, रह पाया है या गिर गया है? इस बार के चुनाव में कितनी बड़ी टक्कर तेजस्वी दे रहे हैं? जब ये नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके वापस लालू जी के साथ चले गए थे, कांग्रेस के साथ चले गए थे, महागठबंधन में चले गए थे, और महागठबंधन ये इंडिया अलायंस की पहला जमावड़ा भी पटना में ही उन्होंने किया था, उसको इनिशिएट किया था। उस समय नीतीश बाबू के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई थी लालू के कुनबे की तरफ से, और उनके एक सहयोगी को उन्होंने राज्यसभा में भेजने का झांसा दिया था, जनता दल को तोड़ने की कोशिश की थी। लालू को लगता था कि यही समय है और सही समय है जब तेजस्वी यादव को जनता दल यू में फूट डाल करके और पूर्ण बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री बनवा लो। उसको समय रहते नीतीश कुमार भांप गए थे और एक ही झटके में रातों रात उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया उनके साथ और फिर से वापस बीजेपी के साथ आ गए। तो वो एक मौका लालू की निगाह में था कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना लूं। देखिए, बात ऐसी है कि बिहार में बहुत पानी बह चुका है उसके बाद से नदियों में, और सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के झटके से भारतीय जनता पार्टी अब उबर चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के अभी तक चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 में, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीती भी है, अपने मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। जो इनका सहयोगी है लालू यादव का, यानी कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर में 90 के सदन में केवल 6 एमएलए जीते हैं उनके, वो भी 6 के 6 मुस्लिम हैं। हरियाणा में तीसरी बार भी ये नहीं जीत पाए, 37 सीटों पर अटक करके रह गए। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल हुआ इनका, लोकसभा चुनाव में 30 सीटें ये गठबंधन जीत गया था और एक बसंत दादा पाटिल का जो पोता था वो सांगली से निर्दलीय जीत गया था क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। तो 48 में से 31 सीटें जीत ली इन्होंने। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो चारों खाने चित हो गए, तीनों दल मिलकर के 50 सीटें भी नहीं जीत पाए। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे, दम्भ भरते थे कि इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा सकते मोदी जी, तो दिल्ली की जनता ने उनको भी बाहर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से जो मतदाता विभाजित हो गए थे वो यूनाइट हुए हैं। खास तौर से वो हिंदू बन करके वोटिंग कर रहे हैं, और इसमें एक कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मुझे योगी आदित्यनाथ का भी दिखाई देता है, उनके उस स्लोगन का भी दिखाई देता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये बाद में थोड़ा सा पॉलिश करके उसको संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी 1-2 बार कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। तो ये जो इस समय मतदाताओं का आत्म मंथन देखने को मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने के बाद 240 यानी 32 सीट दूर रह गई थी जादुई अंक से, बहुमत से,
जबकि इन्हीं मतदाताओं ने 2014 में 282 अकेले बीजेपी को और 303 अकेले बीजेपी को 2019 में दी थी। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है मतदाताओं में, और वो हमें बिहार में भी दिखाई देता है। इस चुनाव में 2-3 मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और यूनाइट करेंगे इनको, और वो जैसे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, इसके अलावा महाकुंभ का आयोजन, और पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। और कहीं ना कहीं नेपथ्य में कुछ और मुद्दे भी चल रहे हैं, जिनमें वक्फ संशोधन बिल और उस पर जिस तरीके से राजनीति हुई थी वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछला चुनाव था तेजस्वी का, वो आरजेडी के लिहाज से भी शायद बेस्ट था इस दौर में। ये उस अपने परफॉर्मेंस को अब रिपीट कर पाएंगे 2025 में, आई डाउट। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना बेस्ट करेगी, जनता दल यू की बहुत हद तक वापसी होगी, क्योंकि पिछले वापसी का 3 मतलब क्या चुनाव। निकाल रहे हैं आप? कैसी वापसी? लोग कह रहे हैं अचेत सीएम है, और इस बार तो अगर बीजेपी चाहेगी तो किसी कीमत पर नीतीश जी को सीएम नहीं बनाना चाहेगी। आपको लगता है नीतीश जी के लिए मुश्किल होगा आने वाला समय? मेरा इससे थोड़ा सा अलग मानना है। बहुमत इनको मिलेगा तो नीतीश ही आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। आगे चल कर के 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद कोई नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो हो जाए। वो नीतीश को ही आगे रख रहे हैं, नीतीश को पूरा सम्मान दे रहे हैं। इसके बावजूद के पिछले 3 चुनाव में जेडीयू लगातार उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे 3 चुनाव पहले वो 115 सीटों पर थी, फिर वो टपक करके 71 या 73 पर आ गई, और फिर पिछले चुनाव में वो 43 सीटों पर आ गई। उसका वोट ऑफ परसेंटेज भी खिसक रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश राजनीतिक मजबूरी है। उनके बिना वहां सामाजिक समीकरण उसके बनते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार के चुनाव पर इस शानदार एनालिसिस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।